गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था रजिस्ट्रेशन विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अभी हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फाइलिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी मस्ट ऑब्टेन इट्स परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका मतलब है इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर निकालना है। फॉर दिस पर्पज एन एप्लीकेशन नीड्स टू फाइल विद द इनकम टैक्स इन फॉर्म 49A विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी को फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 49A में। उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। पैन इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये जो पैन है ये अपने को उसकी ज़रूरत पड़ती है बैंक अकाउंट ओपन करने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में, और अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करने में पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी मस्ट ऑल्सो ऑब्टेन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी निकालना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज एन एप्लीकेशन नीड्स टू फाइल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फॉर्म 496 with necessary document. TAN is required for depositing of TDS TCS। तो टैन की अपने टैन निकालने के लिए अपने को फॉर्म 496 सबमिट करना पड़ता है और उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। टैन की अपने को ज़रूरत पड़ती है TDS और TCS डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज अ रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, परचेज करना सेल करना, उनके लिए ये वैल्यू एडेड टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज टू बी अप्लाइड फॉर लोकल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड फीस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो ये अपने को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है फॉर्म में भर के, और उनको फीस पे करनी पड़ती है नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ। ऑन कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टीन इज ग्रांटेड। तो फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद अपने को ये टीन नंबर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रोफेशन। ये प्रोफेशन के ऊपर टैक्स होता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन सेम स्टेट्स, सम स्टेट्स से वो it is applicable in some states of India and the tax also varies from state to state। ये एक्ट कुछ स्टेट में ही लगता है और उसका जो रेट है स्टेट टू स्टेट अलग रहता है। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन एंटिटी विच इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग प्रेस्क्राइब सर्विसेज। तो ये जो सर्विस टैक्स है ये अपना जो भी सर्विसेज बना रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए लगता है। There are more than 100 services on which service tax is currently applicable। अभी 100 से ज़्यादा सर्विसेज है जिनके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। द टैक्स ऑफ सर्विस टैक्स प्रेजेंटली इज 18%। अभी जो टैक्स का रेट चल रहा है वो 18% है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग एनुअल रिटर्न। द सेक्रेटरी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज विद इन 60 days ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज होने से पहले, एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद 60 डेज के अंदर इन रिटर्न फाइल करने होते हैं सेक्रेटरी को। ओके, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
हम्म तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। द सेक्रेटरी हैज टू स्टार्ट फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। द सेक्रेटरी हैज टू फाइल सर्टन फॉर्म्स विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो सेक्रेटरी को कुछ फॉर्म्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द सेक्रेटरी हैज टू फाइल फॉर्म 29 एंड फॉर्म 32। तो फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी को फॉर्म 29 और 32 फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स। द सेक्रेटरी मस्ट फाइल एनुअल अकाउंट्स विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। Section 220 of the Companies Act requires every company to file with Register of Companies 3 copies of balance sheet and profit and loss of the company along with 3 copies of relevant documents annexed thereto। तो कंपनी को क्या फाइल करना पड़ता है? बैलेंस शीट की 3 कॉपीज, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 3 कॉपीज, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी 3 कॉपीज फाइल करनी पड़ती है। द एनुअल अकाउंट्स मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिटर्न टैक्स। कंपनीज दैट इज डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू फाइल कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न विद अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज है इंडिया में जो ऑपरेट कर रही है उनको कॉरपोरेट टैक्स फाइल करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में। तो कॉरपोरेट टैक्स इज पेएबल ऑन डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी एनी इनकम विच इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अराइजेस इन इंडिया, इनकम अराइजेस आउटसाइड इंडिया। तो जो भी इनकम उनको इंडिया में मिला है, इंडिया से मिला है या इनकम बाहर से मिला है, उसके ऊपर कॉरपोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। फिर इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविजन, कंपनीज मस्ट फॉलो लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू। और भी कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनेजमेंट एक्ट। तो इनकी भी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये नया चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफन सिनोनिमसली विथ एंटरप्रेनर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड है ना, हमेशा एंटरप्रेनर और उसका मीनिंग सेम माना जाता है। दो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दोनों भी एक ही कॉइन के दो बाजू है। कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एंटरप्रेनर इज अ बिजनेस लीडर एंड द फंक्शन परफॉर्म बाय हिम इज एंटरप्रेनरशिप। तो एंटरप्रेनर जो है ये बिजनेस लीडर है और जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो एंटरप्रेनरशिप है। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेनरशिप। तो हम लोग अभी डेफिनेशन और ये उसका नेचर देखेंगे एंटरप्रेनरशिप का। According to Hobart Hirich, entrepreneurship is the process of creating something new and assuming the risk and reward. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कुछ नया करना और रिस्क और रिवॉर्ड एज्यूम करना। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट। एंटरप्रेन्योर जो है ये साइंस भी नहीं है और आर्ट भी नहीं है। इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ नॉलेज बेस। ये एक प्रैक्टिस है और ये एक नॉलेज बेस है। नॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ मीन्स टू एन एंड, दैट इज़ बाय द प्रैक्टिस। नॉलेज जो होता है ये एक एंड के लिए एक जरिया है और वो एक प्रैक्टिस है। बाद में हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द अबाव डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऊपर का डेफिनेशन आपको एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। इनोवेशन मतलब नया आइडियाज़ निकालना। द बिजनेसमैन हु सिंपली बिहेव्स इन ट्रेडिशनल वे कैनॉट बी अ एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी ट्रेडिशनल वे से अगर बिहेव करता है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। इनोवेशन इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो इनोवेशन में अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर जो होता है ये प्रॉब्लम सॉल्वर रहता है। अकॉर्डिंग टू स्क्रम्प्टर, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। तो स्क्रम्प्टर के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक इनोवेटर है जो इकोनॉमी में कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अवॉर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू एज्यूम रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आपको रिस्क लेना है और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होती है। एनी इनोवेटिव एक्टिविटी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू risk and uncertainties. If the innovative activity is successful, the entrepreneur will reap rewards. Otherwise, the entrepreneur has to assume risk of failure. तो इनोवेटिव एक्टिविटी कभी भी उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटीज रहती है। तो इनोवेटिव एक्टिव सक्सेसफुल कब होगी? जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो एंटरप्रेन्योर को फेलियर का रिस्क लेना पड़ेगा। देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर नीड्स गट्स टू एज्यूम रिस्क एंड ही गेट्स ग्लोरी व्हेन देयर इज सक्सेस। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास गट्स होना चाहिए रिस्क एज्यूम करने के लिए, और उसको सक्सेस मिलेगा तो उसको अच्छा होगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। द मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप के दोनों क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्किल्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्किल ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। द पर्सन हु इज टू बिकम एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव मोर देन द ड्राइव टू अर्न प्रॉफिट। तो जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है उसको एक ड्राइव आनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। तो उसको एबिलिटी होनी चाहिए दूसरों को लीड करने की और मैनेज करने की। एक्सप्लॉइट चेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज लुक्स फॉर अ चेंज। एंटरप्रेन्योर हमेशा चेंज के लिए दिखता है। ही एक्सप्लॉइट द चेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट बिजनेस। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करता है बिजनेस करने के लिए। सीकिंग चेंज एंड कन्वर्टिंग इनटू एन अपॉर्चुनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना और उसका फ़ायदा लेना ये एक बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप लेवल पैटर्न। एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स विच में क्वालिफाई देमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स। तो एंटरप्रेन्योर्स लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो क्लस्टर में अपने को मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज जनरेटेड बाय द पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एज अ मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल वैल्यूज़। तो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी अपने को एक पर्टिकुलर फैमिली मिलती है जो जिसको एक्सपीरियंस होता है एज अ मेंबर करके, मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप, और वो अपने को कुछ जनरल वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लाइज द स्किल टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर में वो स्किल्स रहते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की एबिलिटी ये सबसे मुश्किल स्किल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। दिस स्किल्स मीन्स द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई वन सेल्फ बाय इफेक्टिवली डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर। मतलब खुद को मल्टीप्लाई करना ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों को दे सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गैप फिलिंग फंक्शन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गैप फिलिंग। तो गैप फिलिंग करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का। इट इज़ द जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योर टू फिल द गैप और टू मेक अप डेफिशिएंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये एक एंटरप्रेन्योर का जॉब है गैप को फिलअप करना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना होए प्रोडक्शन फंक्शन में। Some inputs like motivation and average are vague, unclear and their output is indeterminate. कुछ इनपुट जैसे मोटिवेशन और लीडरशिप ये अनक्लियर होता है और उससे मिलने वाला आउटपुट भी
इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग खत्म करते हैं। हां, मी पाठवले तुला नावं. हां, तर त्याच्यात कसं आहे, पहिली आणि दुसऱ्याची मिक्स आहे. मला आता एक्झॅक्ट आठवत नाही कुठलं कोण पहिलं आणि कोण दुसऱ्या घातलं होतं. तर जेवढे होते तेवढे पाठवले. तर मी काय म्हणतो, 6:30ला आम्हीच तर घेणार आहे का? 7 वाजता. ठीक आहे, मग मी 7ला कंटिन्यू करतो, त्याच लिंकवरती घेतो. हां, चालेल. ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।